कुछ तरीके से कहें तो मेरा बचपन ज़रा अलग सा रहा और बच्चों से, क्योंकि मैं एक ऐसे छोटे गांव में पैदा हुआ जहां पर 3 ही घर थे। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं थी और मैं कोई 8.5 साल तक स्कूल नहीं गया और ना ही मुझे पिटना पड़ा, डांट खानी पड़ी, मुर्गा बनना पड़ा, रटना पड़ा। मैं तो पेड़ों पे चढ़ता रहा, नदियों में डुबकी लगाता रहा, पहाड़ों से गिरता संभलता रहा और बहुत कुछ सीखा। और मेरी माँ मुझे घर पे अपनी लद्दाखी में पढ़ना लिखना भी सिखाती रही। तो उन सौभाग्यशालियों में से था जिनको अपनी भाषा में पढ़ाई शुरू करने का अवसर मिला। तो जब मैं कोई 8.5 साल का हुआ तो मेरे कुछ चाचा ने कहा कि अब तो इतना तो मत रखिए, मैं इसे ले जाऊंगा कहीं बड़े गांव में, वहाँ पढ़ाऊंगा। और जब वहाँ गए तो ऐसा नहीं था कि मैं पहली कक्षा में नहीं गया, दूसरी में नहीं गया तो मेरा मस्तिष्क रह गया हो। जैसे ही मैं कक्षा में गया, 5 दिन में 10 दिन में मैं कक्षा 1 का सारा कुछ सीख गया, कुछ दिन बाद दूसरी का भी। तो 6 महीने के बाद जब घर वापस आया तो मैं कक्षा 1, 2, 3 तीनों पार करके तीसरी में पहुंच चुका था 9 साल की उम्र में, और बच्चों के साथ, और बिना ये त्रासदी के, ये जो तोड़ फोड़ है। 10वीं तक आ गए, फिर 10वीं के बाद तो श्रीनगर कश्मीर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखी। और 1 साल आपका हो गया वहाँ का, फिर आगे? तो बात ये हुई कि मैं दीवाना था प्रकाश का, लेंसेज का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, मगर मेरे पिताजी को वो बात कहते हैं ना हजम नहीं हुई। तो उन्होंने कहा पहला साल तो ठीक गुजरा क्योंकि ये सब नहीं होता है, पहले साल के बाद आपको अपनी स्ट्रीम मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो उन्होंने कहा कौन सी ले रहे हो? मैंने कहा मैं मैकेनिकल। उन्होंने कहा मैकेनिकल, इसका तो कोई लद्दाख जैसे जगह पे स्कोप नहीं है, तुम्हें सिविल लेना चाहिए। मैंने कहा सिविल? मैं तो सोच भी नहीं सकता, मैं तो मैकेनिकल के लिए आया हूँ। नहीं, बचपना मत करो, सिविल लो। नहीं मैकेनिकल, नहीं सिविल, नहीं मैकेनिकल। बात बढ़ती गई और उन्होंने फिर कह दिया अगर नहीं करोगे तो एक पैसा भी नहीं उम्मीद करना। मेरे अंदर के किसी आवाज़ ने कहा धन्यवाद, मैं खुद करूँगा। तो मैंने सोचा अब मैं कैसे कमाऊँ, कमाना तो मुझे चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैं मजदूरी करूं, इतनी क्षमता नहीं थी। तो सोचा मेरी क्या क्षमता है, मैं साइंस पढ़ा सकता हूं, सिखा सकता हूं। तो याद आया मुझे हमारे लद्दाख के लेह शहर में बहुत शोषण होता है बच्चों का 10वीं कक्षा में, ट्यूशन के नाम पर, ट्यूशन रैकेट्स, जहां शिक्षक क्लास में तो पढ़ाते नहीं हैं, अपने घर पे बुलाते हैं ट्यूशन के लिए, 500 रुपये दोगे, 700 रुपये दोगे। तो मैंने सोचा वो बच्चे भी बच जाएंगे, मैं उनको बहुत सस्ते में पढ़ाऊंगा और उससे अपनी खर्च चलाऊंगा। तो मैं सर्दियों में एक इंडस्ट्रियल टूर हो रहा था भारतवर्ष का, मैंने उससे माफ़ी ली और मैं ठंड में लद्दाख में चला गया और ज़रा सा पागल सा था। जेब में मेरे पास खाना खाने का पैसा नहीं था। मैं एक गेस्ट हाउस के पास गया और कहा ये गेस्ट हाउस मैं किराए पे लूँगा पूरी सर्दियों के लिए। उन्होंने कहा सर्दियों में हमारा बिजनेस नहीं है, लीजिए आप लेना चाहें इतना लगेगा। हाँ देंगे। मैंने एक स्टेनोग्राफर को एम्प्लॉय किया, आपको इतना तनख्वाह देंगे। एक टाइपराइटर और एक प्रिंटर लाया, जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए किसी तरह से, और इनोवेटिव एक कोचिंग सेंटर खोला और बच्चे आते गए आते गए आते गए, मेरी कल्पनाओं से भी ज़्यादा आते गए और इतने आ गए कि वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैंने सोचा अब इनके साथ अन्याय भी नहीं होनी चाहिए, इनको अच्छा पढ़ाना भी है, ठीक है आ तो गए। तो मैंने एक नई तकनीक निकाली कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से जो सबसे अच्छे 10 हैं साइंस मैथ्स में अच्छे, अच्छा बुरा की तो बात नहीं है, मगर जिनका साइंस मैथ्स में क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, अपने क्लास के बाद मैं उनको और एक क्लास देता था कि वो कैसे औरों को पढ़ाएं। तो उसके बाद जो सबसे कमज़ोर 20 थे उनको उन 10 से पढ़वाता था। तो ये जो अच्छे स्टूडेंट्स थे वो तो बहुत अच्छे हो गए, जो कमज़ोर थे वो अच्छे हो गए, और सबका भला विन विन जिसे कहते हैं ना, जीत जीत होने लगी। और इस तरह से 2 महीनों में मेरे 4 साल का जो खर्चा था सब आ गया।
और इस वाक्य ने, इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। दो बातें हुई। एक तो मेरे दिल से, दिमाग से जो पैसे का हमारे दिमाग में वो होता है कि मैं कमाऊंगा, वो निकल ही गया। मैंने सोचा जब चाहो 2 महीने में 4 साल का कमाओ, इसकी क्या बड़ी बात है। अच्छा हुआ कि वो भूत उतर गया। और दूसरी बात उससे भी बड़ी, मुझे देखने का मौका मिला कि ये जो बच्चे फेल हो रहे हैं, मुश्किल हो रहा है उनको पढ़ाई में, ये कितने होनहार हैं, कितने इनकी बुद्धि अच्छी है। क्योंकि उस वक्त में लद्दाख में आप यकीन नहीं मानेंगे 95% फेल हो रहे थे, असमर्थ, और 5% पास हो रहे थे। तो पता चला कि ये बच्चे तो फेल वाले नहीं हैं, ये तो बहुत जीनियस हैं, सब समझते हैं। जब मैं उनको उनकी भाषा में सिखाता हूँ साइंस, मैथ्स, ये तो फेल सिस्टम हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तब से मैं सिस्टम के बारे में सोचने लगा, ये सिस्टम जो इतने बच्चों को फेल कर रहा है उसको हम चलने दें और मैं एक इंजीनियर बन के चलूँ, कोई मतलब नहीं है। तब से मैंने ये जो हज़ारों इंजीनियर्स, पायलट्स, डॉक्टर्स, किसान जो जिनके बेड़ियाँ बांधी गई हैं पैरों में, हाथों में, उनको खोलने को ज़्यादा ज़रूरी समझा और इस तरह से मैं शिक्षा सुधार की तरफ आप गए। वाह, क्या बात है। लेकिन इंजीनियर तो आप बन गए, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने तो बाद में किया ना? काफी। हाँ, फिर आप आए और शिक्षा के प्रयत्नों को आपने शुरुआत की। वो शुरुआत के दिन बताइए। हाँ, तो शिक्षा में जब हम ये देख रहे थे कि कैसा अत्याचार एक तरह से कहिए बच्चों पे हो रहा है, तो औरों से बात की जो हमारे साथ पढ़ते थे या और कॉलेजेस में जो 5% आगे जा सके, उनसे बात करने लगा, जो अपने MA कर रहे थे या थिएटर में कर रहे थे। तो बातें हुई कि कुछ हमें करना चाहिए इसके बारे में, हम क्या कर लेंगे अकेले अकेले, ये जब इतने बच्चे फंसे हुए हैं। तो फिर मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ख़त्म करने के लगभग तुरंत बाद ही इन बच्चों को सहायता करने के लिए एक संस्था, जिसे सेक्मोल आज भी कहा जाता है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, शिक्षा और संस्कृति के हिसाब से बच्चों का बहुत चैलेंजेस थे, तो उसमें काम करना शुरू किया मैंने। और जो स्कूल आपकी है जी, वो आप आज अपने साथ लेकर आए हैं? जी, कुछ तस्वीरें हैं। हाँ, तो पहले हम देखें उनको। शुरू में कोशिश ये रही कि हम भी नादान थे, हमने सोचा जो 10वीं में फेल हो रहे हैं 95%, उन्हें बचाना है, तो हम उनको सिखाने लगे, वो पास भी होने लगे अगले साल भी। मगर फिर सोचने लगे इस तरह से हम टूटे फूटे को जोड़ते रहें तो 50 साल बाद भी हम टूटों को जोड़ रहे होंगे और टूटे तो टूटते रहेंगे। तो किसी तरह ऐसा क्यों ना करें कि टूटे ही ना, और ना ही हमारी जय जयकार हो या धन्यवाद वगैरह वगैरह हो। तो इसलिए हमने फिर इसका जड़ कहाँ है वो देखना शुरू किया। तो जल्द ही हम समझे कि जड़ तो हर गांव में जो विद्यालय है वो कमज़ोर है, इसलिए बच्चे टूट रहे हैं और उनको जोड़ के हम कोई तीर नहीं मार रहे हैं। तो हमने एक आंदोलन छेड़ी जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू होप, एक तरह से कहें तो एक नई आशा की आंदोलन। तो उसमें हमने प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एक तरफ शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, दूसरी तरफ पुस्तकें जो थी वो कहीं दिल्ली से कहीं श्रीनगर से 11-12 हज़ार फुट की ऊंचाई में, जहां -20 तापमान रहता है, जहां सर्दियों में कुछ नहीं उगता है, जहां पे मानसून के बादल भी नहीं पहुंच सकते, वहां पे आप किताबें ले रहे हैं जिसमें F फॉर फैन, I फॉर आइसक्रीम, इनको तो देख के हमें कंपन होती है ठंड से। हम तो फैन या आइसक्रीम का, या T फॉर ट्रेन, S फॉर शिप। अब पहाड़ों में कहाँ ट्रेन से कोई बच्चा कुछ समझेगा, शिप से क्या समझेगा। तो हमने उन किताबों को सब बदल दी, दोबारा से लिखना शुरू किया पुस्तकें सांदर्भिक, जो वहाँ के पर्यावरण से जुड़ी हों। मगर हमारा ये मानना नहीं है कि शिक्षा पूरी लद्दाख में ही सीमित रहे। प्रारंभ में आरंभ उसका स्थानीय हो, फिर उसके बाद वैश्विक, फ्रॉम नोन टू अननोन जिसे कहते हैं, फ्रॉम विलेज टू वर्ल्ड। तो उसमें हमने करना शुरू किया काम। और फिर शिक्षकों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को हमने
संगठित करना शुरू किया ताकि वो विलेज एजुकेशन कमिटीज़ बन के अपने सरकारी स्कूल को अपना सकें, और धीरे धीरे सारे सरकारी विद्यालय लगभग प्राइवेट स्कूल के जैसे होने लगे। बहुत से लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भी डालना चाहिए। फिर ऐसे शिक्षा में सुधार लाते हुए और ये जो बुक्स है वो अपनी स्थानीय भाषा में लाने का प्रयास करते करते फिर ये स्कूल तक आप पहुँचे। हाँ, ये जो स्कूल आप बहुत बार सुनते हैं, एक इनोवेटिव स्कूल, अलग सा स्कूल है लद्दाख में, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई सब कुछ थोड़ी अलग तरीके से होती है। इसकी कैसे शुरुआत हुई? एक तरफ तो हम सब टूटे ही ना उस पे काम कर रहे थे, मगर फिर भी फेल तो होंगे, तो उनके लिए कुछ होनी चाहिए, उन्हें हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमने वो सरकार नहीं करती है, तो हमने अलग से किया एक इनोवेटिव स्कूल, जिसे हम वैकल्पिक विद्यालय कह सकते हैं, अल्टरनेटिव स्कूल। तो इस स्कूल में बहुत पढ़ाई अलग अलग तरीके से होती है, और इस स्कूल में पहले तो ये कहूँगा कि दाखिला या एडमिशन का क्राइटेरिया है कि आप फेल हुए हों। आप फर्स्ट आए हों कोई चांस नहीं, आप पास हुए हों नहीं, अगर आप फेल हुए हों तो हम खुशी से उन्हें लेते हैं। तो फेल हुए होते हैं, मगर बच्चे फेल हुए नहीं होते हैं, उनके दिमाग बहुत अच्छे होते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो हम उन्हें उनकी जो खोई हुई आत्मविश्वास है उसे वो वापस देते हैं, और जो वो स्कूल में नहीं सीख पाते उन्हें देते हैं, और जो वो स्कूल में कभी पढ़ाते ही नहीं वो देते हैं, और फिर उनको दोबारा से जीवन में उतारते हैं। और ज़्यादातर क्या कहते हैं, फेल हो गए हैं तो उनको प्लम्बिंग सिखाओ, कारपेंटर बना दो, दर्जी बना दो, मगर हम ये कहते हैं कि उन्हें सारे चॉइसेस उनके लिए खुले होने चाहिए, जो वो चाहें। तो इसलिए इस स्कूल से कुछ लोग जाके PhD करते हैं, कुछ लोग IAS में जाते हैं, गए हैं, और उसी तरह प्रिंसिपल्स बनते हैं। एक स्टूडेंट था जो कि 5 बार 10वीं में फेल होके आया, 5 बार। तो उसके दिमाग को कोई समस्या नहीं थी। किसी तरह जब उसके दिमाग में एक स्पार्क, एक चिंगारी जागी, तो वो इतना मेहनत करने लगा, उतना मेहनत करने लगा कि वो तो टॉपर होने लगा। फिर वो एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके यहीं मुंबई में एक अच्छे जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में आके जर्नलिस्ट बना, और वापस जाके एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट की तरह काम करने लगा। और फिर लोगों ने उन्हें राजनीति में उनकी प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया। तो वो मैट्रिक 5 बार फेल वाला लड़का बाद में हमारे लद्दाख का जो काउंसिल है उसमें एजुकेशन मिनिस्टर जैसे होते हैं वो बना। तो उस तरह से कोई बच्चा फेल नहीं होता है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। समस्या माहौल की है, समस्या आप कितना उसे सपोर्ट देते हैं उसकी है। तो इस तरह से ये बच्चे अलग अलग करते हैं। तो थोड़ा सा मैं कुछ चित्रों से आपको ये स्कूल दिखाना चाहूँगा। और ये जो आप दूर देख रहे हैं सिंधु नदी, और उसके पार हमारा जो वैकल्पिक विद्यालय है वो है। और यहाँ पे सारे भवन जो देख रहे हैं आप वो मिट्टी से बने हैं, मगर एकदम आधुनिक हैं, और सूर्य ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से इस पूरे कैंपस का पावर, एनर्जी या ऊर्जा ली जाती है। उसके लिए ये जो भवन हैं सब दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो वो दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर की तरफ पर्वत है, और दक्षिण दिशा अगर आपको मालूम हो तो वो दिशा है जहाँ पर धूप सर्दियों भर में दक्षिण पूर्व से लेके दक्षिण पश्चिम की तरफ चलती है। तो दक्षिण में अगर आपके खिड़कियाँ हों तो सारी धूप अंदर आएगी, और आपके घर गर्म रहेंगे, बिना किसी आग के, बिना किसी तेल के। यही हमने इसका प्रयोग किया है। तो 94 में ये शुरू हुई और लगभग 2000 तक चलती रही। और जो यहाँ के भवन हैं उन्हें गर्म कैसे रखा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं नज़दीक से यहाँ पे जो चिन्ह है, तो यहाँ हम बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस, प्लास्टिक के ग्रीन हाउसेस सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, और इन ग्रीन हाउसेस में हवा गर्म होती है। तो ये गर्म हवा अंदर के दीवारों को गर्म करती है, और इससे पूरा भवन गर्म हो जाता है सूरज की गर्मी से, और फिर रात को भी ये गर्म रहती है। और जब गर्मियाँ आ जाए तो ये प्लास्टिक इससे गोलाकार में घुमा के ऊपर छुपा दिया जाता है, और भवन आम भवन जैसा दिखने लगता है। तो हम और देखेंगे इस भवन को बनाने में
एक तरफ तो सूर्य ऊर्जा है ऊर्जा के लिए, मगर बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है और मिट्टी बहुत अच्छी भवन निर्माण की तकनीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, हमारा जो इंस्पिरेशन है वो हम लेते हैं पुराने लद्दाख के जो पूर्वजों ने बनाई हुई भवन हैं, महल हैं, किले हैं, और ये 1000 सालों से रेत क्या कहते हैं, बारिश में धूप में पड़ी हैं, छत भी नहीं है, लोग ले गए लकड़ी के लिए छत भी उठा के, मगर ये खड़े हैं 1000 सालों से। और आपको मालूम है सीमेंट की जो आयु है वो 60 वर्ष से 100 वर्ष कही जाती है, और ये 1000 साल से हैं, मगर फिर भी हम मिट्टी को नज़रअंदाज करते हैं। तो ये भवन जो गर्मियों में है, जैसे आप देख रहे हैं वो प्लास्टिक अब जला गया है, तो इसको बनाते समय इसकी जो गर्मी है जो धूप से आई दक्षिण दिशा से, वो रात को ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हम इसे, जिसे साइंस में कहेंगे, इंसुलेट करते हैं। इंसुलेट, जैसे हम ठंड में कंबल ओढ़ते हैं तो भवन को भी एक तरह से कंबल ओढ़ें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भवन को जो निर्माण करते हुए लकड़ी का बुरेदा निकलता है उसे हम छतों में डाल देते हैं, कहीं से खरीदना नहीं पड़ता है। जो आपका कचरा है वही आपका कंबल, भवन का कंबल बन जाता है। उसी तरह दीवारों के बीच में, ये 2 दीवार हैं, उसके बीच में लकड़ी का बुरेदा है जो कि आपके गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी। अब ये मुंबई में नहीं चलेगा, मगर वहाँ इसके बिना नहीं चलेगा, क्योंकि गर्मी को हमने रखना है। और ये फर्श के नीचे भी उसी तरह इंसुलेशन के तरीके, जो बुरेदे से हो या हम पश्मीने के जो बाल होते हैं उनसे भी करते हैं, ऐसे प्राकृतिक चीज़ों से इसको गर्म रखते हैं। तो एक तरफ धूप आई, एक तरफ उसे जाने नहीं दिया और दीवारें गर्म होने लगी, तो क्या है, अंदर जब बाहर -20 -25 हो तो अंदर +14 डिग्री रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि जो भवन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जिसकी कल्पना की गई हो, वो सर्दियों में गर्म सिर्फ रहे ऐसा नहीं है, गर्मियों में भी सबसे शीतल भवन यही होगी। क्योंकि धूप सर्दियों में दक्षिण से जाती है, तो लोग कहते हैं अब गर्मियों में यहीं से धूप आई, नहीं, गर्मियों में धूप ऊपर से जाती है, तो दक्षिण के आपकी खिड़कियों से कोई एक किरण भी नहीं आती है, तो सबसे शीतल भी यही भवन होते हैं। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द ईटिंग कहते हैं ना, जैसे। तो ये जो आप हरियाली देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, ये जनवरी में खिल रहे हैं, जबकि लोगों का मानना है जनवरी में लद्दाख में तो हरियाली दिखती भी नहीं है। तो इस भवन में फूल खिलते हैं जनवरी में भी, और बच्चे आराम से गर्मियों की तरह ही पढ़ाई कर सकते हैं। और इस विद्यालय में सारी ऊर्जा का स्रोत लगभग सूर्य ही है। तो ऊपर आप देख रहे हैं वो खाना बनाने के लिए जो स्टोव्स हैं वो सूर्य ऊर्जा से हैं। ये मेरा कॉन्केव मिरर है, जिस पे जब धूप लगती है तो वो केंद्रित होके नीचे फोकस पे आ जाती है, और फोकस पे फिर और मिरर्स, शीशे लगे हैं जो बर्तन के नीचे सारे धूप को, लगभग 3 किलोवाट ऊर्जा को बर्तन पे लगाती है। और बर्तन अंदर किचन में है, उस पे आपके प्रेशर कुकर से सीटी निकलता है, सब्जी, दाल, चावल सब पकता है। इस तरह से आपका खाना पकाया जाता है। और ये बिजली का है, हमारा ग्रिड से, मेन से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ना हमने लेने की सोची। तो सारी इलेक्ट्रिसिटी सूर्य ऊर्जा से आती है। कंप्यूटर्स हो, टेलीविज़न हो, टूल्स हो, मशीन हो, सब हमने सूर्य ऊर्जा से लेने की निर्णय की। और इसका इनाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पे पावर कट्स होते ही नहीं हैं। तो उसी तरह पानी गर्म करनी हो तो बच्चों ने मिलके एक सोलर वाटर हीटर बना दिया, जो कि बाज़ार के सोलर वाटर हीटर से 1/10वें हिस्से में ही मिल जाता है। तो ये सब बच्चे मिलके करते हैं, बनाते भी हैं और इसका रख रखाव भी करते हैं। तो सोलर एनर्जी से बिल्डिंग, जैसा मैंने कहा आपको, उन्हें गर्म रखा जाता है। या फिर ये जो ग्रीन हाउस देख रहे हैं, यहाँ बर्फ़ पड़ी है सब जगह, मगर अंदर हरी सब्ज़ी बन रही है, और बच्चे सर्दियों में भी हरी सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा से ग्रीन हाउस के अंदर एकदम हरियाली भर जाती है। तो अगर पानी हो तो सिंधु नदी से पानी चढ़ाना हो, उसके लिए भी सूर्य ऊर्जा। लगभग हर ऊर्जा की स्रोत
सूर्य ऊर्जा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई तेल, कोई लकड़ी जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। यहाँ तक कि हमारे जो गाय हैं, स्कूल में गाय हैं जो जिससे हम दूध लेते हैं, वो भी सोलर हीटेड काउ शेड्स में रहती हैं। बाहर -20 है, अंदर +12 पे गाय रहती हैं। और क्या होता है कि ठंडे इलाकों में जब -5 या 10 हो तो गाय का शरीर जो कि 300 किलो का है, सारा खाना जो उसे खिलाया जाता है उस ऊर्जा को रखने के लिए उसका इस्तेमाल हो जाता है। मगर जब हम उसके घर को इतना गर्म बनाएं तो उसका खाना ऊर्जा में नहीं बल्कि दूध में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे कि वो गाय खुश हो के हमें इनाम दे रही हो, तो दूध सबसे ज़्यादा इन गायों से आता है क्योंकि उन्हें ठंड से जूझना नहीं पड़ता है। तो एक तरह से ये भी है। तो इस तरह से हम इस स्कूल को चलाते हैं। और स्कूल कैसे चलता है, ये स्कूल अपने में थोड़ा सा अनूठा है। इस स्कूल को बच्चे चलाते हैं। हर 2 महीने में एक सरकार बनती है, उस सरकार में एक नेता चुना जाता है, बाकी सबको अपने अपने पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं और 2 महीने के लिए वो अपना, जैसे कहते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, ये सब को हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। मगर आजकल हम लाइफ स्किल्स भी किताबों से पढ़ते हैं। लाइफ स्किल्स किताबों से नहीं, लाइफ स्किल्स लाइफ से सीखनी चाहिए। तो वो इस कैंपस को चला के अपनी ज्ञान लेते हैं और इसी कारण से इस कैंपस पे बहुत कम कर्मचारी हैं। कुछ शिक्षक हैं, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बच्चे सामर्थ्य हैं कि वो अपना खुद चला सकें। तो हर 2 महीने में रिपोर्टिंग और आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है। तो हर चीज़ को यहाँ पे व्यवहारिक करके सीखने पे जोर दी जाती है, चाहे वो गाय पालन हो, दूध दोहन हो, सब्जियों का हो, सोलर एनर्जी हो, इन सब का रख रखाव बच्चे करते हैं। बल्कि इन सब का इंस्टॉलेशन, शुरुआत में जो इसका स्थापना है वो भी बच्चों के साथ मिल के की जाती है ताकि वो सीखें और इसे आगे चलाएं। तो यहाँ का एक अच्छा हिस्सा जो खाने का है वो यहीं से उत्पादित होता है, चाहे सब्जियाँ हो, दूध हो। तो इसलिए इस स्कूल की, ये बताऊं मैं आपको, ये स्कूल स्वावलंबी है। हम कहीं से इसके लिए ग्रांट्स नहीं लेते, न सरकार से न किसी बड़े डोनर से, क्योंकि इसका, धन्यवाद, हम इसे कहते हैं 3 हिस्सों में अगर बांटें तो एक हिस्सा तो हम एलिमिनेट करते हैं, ज़रूरत ही न पड़े, जैसे अपना उत्पादन है, दूध, ऊर्जा। तो इसलिए क्यों बजट बनाएं जब खुद इसको पैदा कर सकें। और 1/3 हम कहते हैं हम इनकम जनरेट करते हैं, खुद कमाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इस स्कूल में बहुत लोगों की रुचि जागी है। तो लंदन से, न्यूयॉर्क से, टोक्यो से, सोल से, सिंगापुर से स्कूलों के बच्चे एक्सचेंज के लिए आते हैं और जब वो आते हैं तो हम उन्हें चार्ज करते हैं इस अनुभव के लिए। तो उससे हमारा 1/3 खर्च होता है और 1/3 बच्चे फिर देते हैं, उनसे हम लेते हैं, क्योंकि इसका एक मूल्य भी, वैल्यू भी होनी चाहिए। मगर कोई दे ना पाए तो उसको हम और तरीकों से उसे सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये स्कूल चलता है। ये इस सब यात्रा में बहुत बड़े 20 साल का ये सफ़र है। एक आप सबसे बड़ा चैलेंज आपने जो फेस किया उसके बारे में बताइए, और एक सेटिस्फैक्शन की मूवमेंट, इसके बारे में बताइए। ज़्यादातर शिक्षक तो परिवर्तन में विश्वास करते हैं, मगर कुछ शिक्षकों को ये रास नहीं आया कि अब 1 मार्च को स्कूल जाना पड़ रहा है, 15 दिसंबर तक रहना पड़ रहा है, 10 बजे से 4 बजे तक काम करना पड़ रहा है। तो परिस्थितियां ऐसी जागी कि बहुत से लोग हमारे खिलाफ हो गए, ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ हो गए, नेता खिलाफ हो गए, कुछ शिक्षक खिलाफ हो गए। और बात इतनी बड़ी, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, कि 2007 में हमारे खिलाफ एक इल्ज़ाम इस कदर तक पहुंचा कि हम चीन के जासूस हैं। और ये मजाक नहीं था, मेरे अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार थी और ये कहा गया कि ये जो स्कूल का ज़मीन है ये उन्होंने हड़प लिया है, इनका चीन से संबंध है। ग्राउंड तैयार किया जा रहा था कि J&K पब्लिक सेफ्टी एक्ट बहुत ही डरावना एक्ट है, जिसमें आपको 2 साल के लिए जेल में बिना किसी पूछताछ के फेंक दिया जा सकता है।
तो जो ही ऐसा होने लगा तो लोग जुलूस के शक्ल में बाहर आने लगे, कुछ अरेस्ट भी हुए। अब मेरे अरेस्ट की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, कई दिन प्रतीक्षा किया, आए नहीं, शायद आने वाले थे। तो मैंने सोचा बुलाऊं, मैंने एक चिट्ठी लिखा, मैं तो इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने एफआईआर तो निकाला है, अब कब आ रहे हैं? तो शायद इसलिए हो वो फिर कभी नहीं आए अरेस्ट के लिए। जब आप बुलाएं तो उन्होंने सोचा होगा इससे तो इसका कुछ मतलब बनता होगा, नहीं जाओ अरेस्ट के लिए। तो अरेस्ट नहीं हुआ, मगर बहुत काम को बिगाड़ दिया गया, ऐसे बहुत हुआ। तो उन दिनों जब ये काम करने के बाद वो नौबत आए तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, दुख होता है। तो वो एक चैलेंजिंग वक्त था, मगर आशा और खुशी की किरण ये है कि जैसे ही ये सब हुआ, लद्दाख में नहीं सारे देश भर में और विश्व के बहुत जगहों से एक कैंपेन उठी। आप में से कुछ को याद भी हो या ना हो, एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस मुद्दे को उठाया, भारत के बहुत से संस्थाओं ने इस मुद्दे को उठाया और सब ने मिलके राष्ट्रपति को पत्र लिखना शुरू किया। और इतने पत्र आए राष्ट्रपति जी के पास, कलाम साहब थे, कि जो कमिश्नर थे जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे उनको वक्त से पहले ही हटा के ले गए लद्दाख से। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी कमिश्नर को एक नॉन गवर्नमेंटल आदमी की वजह से। तो उससे एक आशा जागी। पहले तो लग रहा था ये भारत की गणतंत्र की क्या दशा है, काम करो ये होता है। और बाद में लगा नहीं, गणतंत्र तो महफूज है, इसी वजह से इतने लोगों की आवाज़ आई और आवाज़ से सारा सिस्टम ठीक किया गया। तो ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन था। हमारा जो आज का थीम है फ्रॉम इंटेंशन टू कंप्लीशन, और आप पर्वतीय विभाग से आए हैं जी, पर्वत राज्यों से आए हैं, फ्रॉम अ हिली रीजन। तो समझो इंटेंशन जो इच्छा है हमारी, वो समझो शुरुआत है एक बहुत बड़ा पर्वत मुझे सर करना है उसकी, और समझो कंप्लीशन जो है वो उसके समिट पर जाना है। तो अगर ये यात्रा एक सामने बैठे हुए विद्यार्थी को, एक युवा को समझो पूरी करनी है फ्रॉम इंटेंशन टू कंप्लीशन, तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप उनको, यंग क्लाइंबर को क्या टिप्स दोगे? अगर आपने एक पर्वत चढ़नी है, एक चुनौती लेनी हो यानी कि, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो आप मेटिकुलस प्लानिंग जिसे कहते हैं, हर गहराई में जाके क्या हो सकता है, क्या करना है और क्या हो सकता है, उन सब की तैयारी करें। बिना तैयारी के कोई 30 मार खान न बनिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दुश्मन को कभी कमज़ोर न समझें जैसे कहते हैं। तो मेटिकुलस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और आपने पर्वत चढ़ने की बहुत अच्छी उदाहरण दी, क्योंकि मैं पर्वत जब चट्टानों पे चढ़ता हूँ तो बहुत सोच में पड़ता हूँ, एक तरह से एक मेडिटेटिव सा। हम अपने व्यावहारिक जीवन में बहुत ड्रामे करते हैं, कुछ काम अच्छी तरह नहीं भी करें तो उसका लिपाई पोताई कहते हैं ना, लिपा पोती करके कवर करके आगे बढ़ जाते हैं, हो जाएगा, चल जाएगा। आप जब किसी चट्टान पे, पहाड़ पर्वत पे चढ़ रहे हो, उसमें 100% सच्चाई के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कोई भी चलेगा आपको नीचे पहुंचा सकती है पाताल लोक में। तो आपको अपने काम से सच्चाई रखनी होगी, जो कर रहे हैं 100% सही, और सही ना हो तो आप फिसल के नीचे जाएंगे। तो वो एक बहुत बड़ी सीख है। तो हर चीज़ को उसकी गहराई में जाके सच्चाई और निष्ठा के साथ करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद चुनौतियाँ आएंगी, गिरेंगे आप कभी कभी, फिर उठें। गिरना बड़ी बात नहीं है, गिर के संभल के उठना बड़ी बात है। तो ये मैं कहूँगा। फिर एक उर्दू में शेर याद आती है मुझे। भाषाएं बहुत अच्छी लगती हैं, और भाषाओं के ये जो कविताएं, शेर, किसी ने कहा है, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। आपने हिंदी, उर्दू भाषाएं आपको बहुत अच्छी लगती है, और कौन सी भाषाएं आती है आपको? मैं भाषाएं सीखने में बहुत रुचि रखता हूँ। मैंने कई साल पहले नेपाली सीखी, उसके बाद फ्रेंच सीखी, कुछ हद तक जर्मन सीखी, तिब्बतन बोलता हूँ। तो इस तरह से कोई 7 फ्रेंच कैसे सीखी आपने?
जरूरत के तौर पे जी सीखी? जी जी, आपने अच्छा पूछा। ये जो मैं मिट्टी के घर बनाता था, तो एक वक्त ये आया कि ये मिट्टी, लद्दाख की मिट्टी को तो मैं समझा, मगर मिट्टी तो हर 10 किलोमीटर पे अलग अलग। नेपाल जाऊं तो बिल्कुल अलग मिट्टी, दिल्ली जाऊं तो मिट्टी अलग। तो मिट्टी के जो विज्ञान को बहुत हाईटेक साइंस है। हम मिट्टी को तो पैरों पे कुचल देते हैं, मगर मिट्टी बहुत पेचीदा सामग्री है। तो मैंने इसको समझना सीखा, समझने की चाही, मगर देखता हूँ कि कोई ऐसा संस्था नहीं है जहाँ मिट्टी का विज्ञान सिखाया जा रहा है। हालांकि आप यकीन नहीं मानेंगे, हालांकि विश्व की आधी आबादी मिट्टी के घरों में रहती है। 50% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स इन अर्थ हाउसेस, बट 0% of our institutions, architecture, engineering, teach this science. अजीब नहीं है कि आधी आबादी जिस ज्ञान को प्रयोग करते हैं, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ये सिखाती है। ये गलत होगा, कोई नहीं है कहना। भारत में, विश्व में एक संस्था है जो मिट्टी के विज्ञान में MSc, PhD, मास्टर्स से लेके PhD तक उसका अध्ययन और उसका सिखाने का काम करती है। वो था फ्रांस में। तो मैंने सोचा मैं जाके सीखूंगा। पता चला वहाँ सिर्फ फ्रेंच में सिखाते हैं और कोई भाषा नहीं है, इंग्लिश की शब्द भी नहीं होता है। मैंने कहा मैं फ्रेंच सीखूंगा। तो मैं 1 महीना पहले गया, फ्रेंच सीखने लगा, और 6 महीने के कोर्स के साथ साथ में फ्रेंच उसी के लिए सीख ली, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेनी थी और वो ख़त्म। अभी आपका जो रीसेंट इनोवेशन चल रहा है उसकी तरफ आते हैं जी। और जिसे हम कहते हैं आइस तुपा जी। उसकी एक फिल्म लेकर आप आए हैं। जी जी, जी। तो पहले फिल्म देखेंगे या पहले आप बात करेंगे? थोड़ा सा मैं बता दीजिए। संदर्भ बताना चाहूँगा। पानी बहुत कम है, रेगिस्तान है, और हमने देखा कि पानी कम है, मगर ऐसा भी नहीं है कि पानी बिल्कुल कम हो। हम जब भी देखें नहरों में, नदियों में पानी बहते देखते हैं। जो पहाड़ों में ग्लेशियर होते हैं, जब धूप से वो पिघलती है तो वो झरने बन के नीचे आते हैं। उन्हीं झरनों के, उन्हीं नहरों के किनारे पे गांव स्थापित होते हैं। तो लोग वहीं हैं जहाँ पे ऐसे नहरें हैं। तो हमने देखा कि नहरें तो बहती हैं, मगर पानी का अभाव है। इस कारण से लोगों की खेती, अब तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो विश्व का गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग से समस्याएं हैं, उस कारण से पानी और भी अभाव, कमी हो रही है। तो फिर हमने देखा कि पानी का अभाव है तो सिर्फ अप्रैल और मई में जब लोग बीज बोते हैं तब है सबसे कमी। बाकी उसके बाद जून में तो पानी ही पानी है, सारे बर्फ पिघलने लगते हैं, बाढ़ आती है। और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी पानी बहे जा रहा है। भले ही कम हो, बहे जा रहा है, और किसी को ज़रूरत भी नहीं है इसलिए बहे जा रहा है। अरब सागर में जा रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना जो सर्दियों में बहे जा रही है उसे रोकें, ताकि स्प्रिंग, जब अप्रैल मई में बीज बोआई होती है तब इसको प्रयोग करें। अब पानी को जनवरी से अप्रैल में रोकना आसान नहीं है। उसके लिए अगर झील बनाएं तो इतना बड़ा झील होगा और इतने कीमती होगी, नहीं तो रेतों में पानी चला जाएगा। मगर ये समस्या और जगहों के लिए है। लद्दाख की कमियां हैं तो खूबी भी है कि यहाँ ठंडी इतनी पड़ती है कि पानी पत्थर हो जाता है, जम के बर्फ हो जाता है। तो क्यों ना हम पानी को झील में, ज़मीन में जमा करने के बजाय आकाश में पहाड़ के रूप में जमा करें, क्योंकि जब पानी ठोस हो जाए तो उसका पर्वत बनाया जा सकता है। तो उस पर हमने एक, जिसे आइस स्तूपा, बर्फ के स्तूप के नाम से एक आविष्कार हाल ही का है, इसी साल का है। यह तरकीब, हम हमेशा कहते हैं कि जो तरकीब होती है वो लगती है बहुत सिंपल, लेकिन जब तक कोई और उसे सोचता नहीं सोचने के बाद लगता है कि ये कितना सिंपल था, ये तो पानी अपनी लेवल पे आता है, ये इतना सिंपल चीज़ है। अंत में जो आपने दिखाया वो 12 स्टोरी वाले, आप कितने स्तूपा अभी बनाने वाले हैं ये विंटर में? ये विंटर में तो 3 से 5 तक बनाने वाले हैं, क्योंकि ये पहले होंगे और समस्याएं बहुत होंगे। मगर अंततः अगले 1-2 साल में लगभग 80 से 90 तक बन सकती हैं, जिससे कि सारा जो आपने रेगिस्तान देखा, लगभग 1500 एकड़ है,
उसे हरा भरा किया जा सकने की हमारी आशा है। 2 सवाल। जी पहला सवाल ये है कि आप साइंटिस्ट तो है, लेकिन आप साइंटिस्ट विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी हाँ, तो ये आपकी मुझे अलगता लगती है। तो एक साइंटिस्ट को, अच्छा साइंटिस्ट आप किसको कहेंगे? देखिए, साइंस का प्रयोग करने पे आए तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर मैं समझता हूँ हर जो चीज़ हो सकता है करना ज़रूरी नहीं है। जो लोगों के काम आए वो करें, वो अच्छा साइंटिस्ट है। जो एक अच्छे साइंटिस्ट को रिस्ट्रेंट के साथ, इसका आगे चल के क्या प्रभाव होगा, पीढ़ियों के बाद क्या प्रभाव होगा, वो समझ के अगर कदम उठाएं तो वो एक जिम्मेदार इंजीनियर या साइंटिस्ट। बिल्कुल सही। और एक सवाल, ये इतने सारी संख्या में विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ पेरेंट्स भी बैठे हैं, यूथ ऑफ द कंट्री स्पेशली, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? यूथ और सभी देशवासियों के लिए, क्योंकि मैं लद्दाख से आया हूँ तो लद्दाख का एक संदेश देना चाहूँगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा लद्दाख का नाम सुनते हुए, वहाँ तो चीन का अतिक्रमण हुआ है, चीनी घुस आए हैं। क्या सीमा पर जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं, सैनिक हैं, वही सुरक्षा के लिए हैं या हम में से हर एक है? तो आप अगर अपना काम जो कर रहे हैं वो अच्छी तरह करें तो वो जो खेल है, वो जो संघर्ष है, सीमा पर ही नहीं, आपके क्लासरूम में लड़ी जा रही है, आपके फैक्ट्री में, आपके अस्पताल में, आपके सरकारी दफ्तर में, हर जगह पे ये खेल हो रही है। तो जब हम देशभक्ति की बात करते हैं, सीमा के सैनिक से हम उम्मीद करें नहीं, या फिर हम कहें भारत माता की जय झंडा उठा के, उससे नहीं। अपना जो काम करते हैं उसे निष्ठा से करिए, वही देशभक्ति है मेरे ख्याल से। अभी अंतिम सवाल, लद्दाखी भाषा में एक गाना। तो मैं एक ऐसा गीत गाऊंगा जो विश्व के तमाम भाषाओं में, जिसका अनुवाद हुआ है और हिंदी में भी हुआ है, अंग्रेजी में तो है ही। इसका अनुवाद मैंने लद्दाखी में की जब हम ये संघर्ष कर रहे थे शिक्षा का। मुझे ये गीत बहुत पसंद है, तो इस गीत को गाते ही आप लोग भी समझ जाएंगे। और उसके बाद मैं जब गा लूँगा लद्दाखी में, तो मैं चाहूँगा आप लोग भी हिंदी में एक बार मेरे साथ गाएंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल। देखते हैं। नाती तोन कुंडुबी, नाती तोन कुंडुबी, नाती तोन कुंडुबी जाक्षी, हो सेमला इच्छेस्यो ngala rewara ngati ton कुंडुबी जाक्षी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन।